नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीधे हाजिर है हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। चुनाव एक्सप्रेस आज प्रतापगढ़ से है। वैसे तो प्रतापगढ़ का जब जिक्र आता है तो आपने कई सनसनीखेज बातें सुनी होंगी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये देवी बेल्हा की भी धरती है, जहां पर शीश नवाने के लिए, जहां मन्नतें मांगने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन क्या प्रतापगढ़ की मुराद बीते 5 साल में पूरी हुई है? आज जनता से उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। सियासी अखाड़े में जबरदस्त दावेदारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अब की बार भाजपा 305 सीटें लाने जा रही है और उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। तो ये बड़ा दावा गृह मंत्री अमित शाह आज कर रहे हैं। लेकिन ये सीटें कैसे आएंगी, इसके लिए सियासी अखाड़े में धर्म के नाम पर जिस तरीके की बातें सामने रखी जा रही हैं, उसे आगे करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा है कि धर्म और संस्कृति के बारे में कांग्रेस क्या जाने, ये सभी नकली हिंदू हैं। पर इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सियासत में धर्म का क्या काम, मुद्दों पर बात कीजिए। अखिलेश यादव भी चुप नहीं है, उन्होंने भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कहा है कि जो लोग हमारे घरों में झांक रहे हैं, ध्यान रहे हमारी नजर उनके घरों पर भी है। तो इस दिलचस्प बयानबाजी के बीच किस तरह आज सियासत का पूरा दिन रहा, एक डिटेल रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। शाह का प्रण, यूपी में 300 प्लस का रण। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने धर्म और आतंक पर समाजवादी पार्टी को घेरा। हिंदू होने में भी इनको शर्म आती है, वोट मांगने में पता नहीं इनको शर्म आती कि नहीं आती है, लेकिन अपने को हिंदू बोलने में शर्म आती है। और मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहूं हम हिंदू हैं। इतनी सारी इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के तमाम इश्यूज हैं, नौजवानों के हैं, महिलाओं के हैं, कोई इनको एड्रेस ही नहीं कर रहा है जी। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक ही बिसात पर खेल के धर्म की बात, जाति की बात कर रहे हैं। कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, भर्तियों की कोई बात नहीं कर रहा है। यूपी की महाभारत में पॉलिटिक्स से धुआं धुआं। शर्म लगती है जाति के नाम पे बांटना, मत और मजहब के आधार पर बांटना, दंगे फसाद कराना, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आतंक को प्रश्रय देना। पहले दंगे होते थे, 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? और जब से हमारे बाबा बुलडोजर जी हमें कह रहे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया उनके घर की तरफ। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं होता है। चौथे चरण का रण, प्रतापगढ़ में किसका प्रण? 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है। प्रतापगढ़ से देखिए खास शो चुनाव एक्सप्रेस। तो चौथे चरण की लड़ाई के लिए जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि प्रतापगढ़ के मन में क्या है। उस पर चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हरिओम मिश्र जी हमारे बीच है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रशांत शुक्ला जी हैं, बसपा से विजय मिश्रा जी हैं और जनसत्ता दल से दिनेश तिवारी जी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सत्तारूढ़ भाजपा से, ये बताइए चौथे चरण का जो रण है, बम, बुलडोजर और धर्म, इसी की बात होगी? बस कहा जा रहा है कि आप जनता से जुड़े मुद्दों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस बम, बुलडोजर, इसी की बम्बार्डमेंट हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो प्रतापगढ़ में न्यूज 18 के इस महासंग्राम 2022 में हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रतापगढ़ की धरती पर। और योगी आदित्यनाथ जी ने
5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर काम करके दिखाया है, गरीबों का कल्याण करके दिखाया है, गरीबों का घर बनवा करके दिखाया है। और कोरोना जैसी महामारी से पूरे देश में सर्वाधिक अगर कम नुकसान हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये काम करके दिखाया है। बम बुलडोजर की बातें दूसरी तरफ है। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रख दी, लेकिन सपा के नेता से जानते हैं, आज अखिलेश यादव ने बड़ी दिलचस्प बात कही। एक तो हम सभी जानते हैं कि चुनावी समर में वो बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कह के संबोधित कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा कि जब से बाबा बुलडोजर ने ये कहा है कि हम 12 बजे सोकर उठते हैं, तो हमने भी उनके घर पर नजर रखनी शुरू कर दी है। क्या क्या पता कर लिया आपने? देखिए, निस्संदेह जब प्रश्न उठेगा, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर बाबा को ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो निस्संदेह बगल में ही आवास होने के कारण से उठता हुआ चिलम का धुआं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जरूर दिखाई देगा। आपने इसके पहले ये प्रश्न किया कि क्या धर्म, बुलडोजर और बम की ही बात होगी, तो उत्तर प्रदेश के 3 चरणों के चुनाव में और चौथे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ये जवाब देने जा रही है कि उत्तर प्रदेश विकास पर बात करेगी। आपने 5 साल जो परीक्षा दी है वो कॉपियां चेक होने की बारी आ गई है। आपके बम, बुलडोजर और धर्म पर उत्तर प्रदेश की जनता काम नहीं करेगी। वो विद्यार्थियों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं के सवाल पर और विकास के एजेंडे की बात करेगी। ठीक है, यहाँ सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ की जनता तो है ही, यहाँ पर सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता भी। आप सबसे अनुरोध है, अनुशासन बनाए रखिए। सवाल जो भी पूछना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, मैं खुद माइक लेकर आऊंगी, लेकिन एक बार पहले सबके रिएक्शन हो जाएं। कांग्रेस नेता के पास चलते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये संस्कृत और संस्कृति के बारे में क्या जाने, ये सभी नकली हिंदू हैं, इन्हें तो खुद को हिंदू कहने में भी शर्म आती है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया उसका मैं बहुत कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे साबित नहीं करना है और आप बताने वाले नहीं होते कि मैं हिंदू हूं या क्या हूं। समझ रहे हैं? तो ये गलत भाषा का प्रयोग, चूंकि 5 साल, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि आपकी कॉपी चेक होने का टाइम है कि 5 साल आपने किया क्या, बजाय इसके कि आप बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, बजाय आप धर्म संस्कृति की बात करते हैं। किस धर्म संस्कृति की? कोई एक साधु महात्मा आप जैसा अगर विद्वान है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उसको समाज में समरसता, एकता का भाव पैदा करना चाहिए। वो तो कहते हैं कि हमने चोरियां, डकैती, छिनैती, दंगा, माफिया सब कुछ रोक दिया, आतंकवाद पे शिकंजा कस दिया। बगल का जनपद है जौनपुर, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा है, चुनाव में खुलेआम प्रचार कर रहा। ये तो रही बात माफिया की। चुनाव में खुलेआम प्रचार कर रहा, ये तो रही बात माफिया की, जो माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने जितनी भी वादा किया था 2017 में, कहीं पूरा नहीं हुआ। हमारा मनीष गुप्ता भाई जो हमारा था यहाँ का, क्या कहते हैं कि कानपुर का, गोरखपुर में होटल में हत्या कर दी जाती निर्मम तरीके से। अपराध कहाँ कम है? हाथरस हो ना हो, आपको मैं बता रहा हूँ 2-2.5 साल पहले प्रतापगढ़ इसी शहर जहाँ खड़े हैं, 5 किलोमीटर दूर पूरे ईश्वरनाथ गांव है, 2 दलित सगी बहनों की हत्या हो गई। आज तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो आज प्रियंका गांधी ने यही कहा है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब बसपा से इस पर रिएक्शन लेते हैं। अब चौथे चरण में जिस तरह धर्म, बम, बुलडोजर की बात हो रही है, आतंकियों की पूरी लिस्ट गिनवाई जा रही है, बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन यूपी से भी था और अखिलेश यादव के साथ भी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? आतंकवाद, राष्ट्र सुरक्षा, देश सुरक्षा, ये मुद्दा नहीं है? आज जिस तरह समाजवादी पार्टी और भाजपा यहाँ के जनता को गुमराह कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, इनका प्रत्याशी गिड़गिड़ा के रो रहा था इसी प्रतापगढ़ में कि मेरे सदस्य भगा दिए गए। और दूसरी बात, यही बगल में पट्टी विधानसभा है, वहाँ पे सभापति यादव को 5 लाख का इनाम है। इस सरकार ने यहाँ तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। वही मौजूदा मंत्री जी हैं, मोती सिंह मंत्री हैं, ये कानून की बात करते हैं, ये केवल लोगों को बांटने की बात करते हैं। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहे हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दिया, वो उस दिन हम लोग मर जाए थे। प्रधानमंत्री जब कहे हमने 80 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया, हमको गर्व होना चाहिए। इन लोगों ने कल प्रधानमंत्री कहते हैं
साइकिल में बम आता है। अरे आपने गरीबों की नौकरी ले ली, आपने गरीबों का घर उजाड़ दिया। आज एक गरीब साइकिल से चल रहा है, उसको भी आप आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। कल ये पुलिस वाले साइकिल चेक करना शुरू कर देंगे, वो गरीब कहाँ जाएगा? ठीक है, आपने तमाम ऐसी बातें रख दी जो सपा के प्रवक्ता भी इतने मुखर रूप से अभी नहीं रख पाए हैं। जनसत्ता दल, इस बार आपकी पार्टी है, आप चुनावी ताल ठोक रहे हैं, मुद्दे यहाँ गर्म है, चौथे चरण के प्रचार और पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात करें तो आपको लगता है कि यहाँ पर मुद्दों का जिक्र हो रहा है, आतंकवाद, बम, धर्म, ये मुद्दे हैं, ये प्रभावित करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को? अगर देखें तो ये क्या अलहदा है इस सबसे? नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो चुनाव में बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, ये केवल बुलडोजर बम की बात कर रहे हैं। कोई भी रोजगार, बेरोजगारी, लोगों की महंगाई, 200 रुपए सरसों का तेल है, 200 रुपए सरसों का तेल है, कोई बात नहीं कर रहा है, केवल चिल्ला करके लोगों के मुद्दे भटका रहे हैं। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भी गुंडा लफंगा घूम रहा है उस पर कोई लगाम नहीं पाई, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, किसी ने लोगों के लिए काम नहीं करने का काम किया है। हमारी पार्टी जनसत्ता दल है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर काम करते हैं, सभी एक भाई बहन की तरह काम करते हैं, भाई भाई की तरह काम करते हैं। ठीक है, बड़ा दावा आप कर रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, 6 बार लगातार विधायक रहे और इस बार अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में। जनता कोई कुछ पूछना चाहती है, यहाँ के मुद्दे उठाना चाहते हैं, अपना हाथ उठाइए, मैं माइक लेकर आऊंगी, इधर आइए। आप कार्यकर्ता हैं, मैं आती हूँ आपके पास। एक मिनट भाई साहब, नारे तो आप लगा ही रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अगर? हाँ जी, सवाल। हम अखिलेश के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, और 10 तारीख के सब लोग ऐसे चलेंगे। आराम से भाई साहब, आराम से, संभालिए, महिला खड़ी है, संभालिए। महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई जो है बहुत बढ़ चुकी है, और महंगाई बढ़ चुकी है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, और इस महंगाई आप उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों को शांत कराइए, ये तो आप ही की बात नहीं सुन पा रहे। मैं आऊंगी आपके पास, वहाँ चलते हैं इधर लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है, एनर्जी बचा कर रखिए। इसके लिए धन्यवाद। आपकी वो बुलंद आवाज को सुनकर मेरी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ा सामने। दरअसल ऐसा है कि अगर मुद्दे की बात आप करेंगी तो ये लोग कहें जय श्री राम, जय श्री राम। अगर कहेंगे तेल महंगा हो गया, कहें जय श्री राम। ये लोग ऐसे हैं, एक गिरोह है, इनका गिरोह है और गिरोह के सारे सदस्य हैं। इनसे अगर मुद्दे की आप बात करें, छिनैती हो रही, लूट हो रही, डकैती, कहें जय श्री राम, यही करके लूट ले रहे हैं। ये बात है, यही मैं पूछ लेती हूँ। आप देखिए, इन्होंने यहाँ पर भाजपा का जो है ये बैच भी लगाया हुआ है, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब मुद्दों की और गंभीर बात होती है आप सिर्फ नारा लगा के उसको दबा देना चाहते हैं उस आवाज को। ऐसा नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितना काम गरीबों के लिए किया है उतना पूर्ववर्ती किसी सरकार ने कहीं किया है। चाहे वो गरीबों को डबल इंजन की सरकार के माध्यम से महीने में 2 बार राशन देने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान के लिए उन्हें शौचालय देने की बात हो, चाहे उनको जो है गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे ठीक है, ये सारी बातें हम चुनावी मंच के भाषणों से भी सुनते हैं। आप बताइए, आप बैठिए भाई साहब, बैठिए। आपके हाथ में कागज क्या है? कागज है हमारे हाथ में। हम नेता नहीं है, जनता है। जनता है। हाँ, जनता हूँ। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यही प्रतापगढ़ है। दोनों के शासनकाल में यहाँ बिजली के लिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता था। 24 मुकदमे मेरे ऊपर कायम हुए थे और 16 घंटे 18 घंटे बिजली कटती थी। अब क्या स्थिति है जी? अब क्या स्थिति है? अब हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे। प्रतापगढ़ में 24 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जिस तरीके से विकास की बातें कर रहे हैं हमारे भाजपा के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसके पहले कभी इस तरीके की बीमारी नहीं आई जो वैक्सीन का इस तरीके से प्रचार किए जा रहे हैं? कांग्रेस के जमाने में पहले भी तमाम महामारियां आई थी और सबके हाथों में चवन्नी का निशान लगा हुआ है 2-2, और उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। क्या ये कोई विकास का काम नहीं किए, खाली ये वैक्सीन के नाम पे प्रचार कर रहे हैं? अच्छा, और ठीक है, ये सवाल मैं ले जाती हूँ भाजपा के नेता के पास। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन आई थी उसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? पहले भी बीमारियां रही हैं, सब लोगों को टीके लगे हैं, तो उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया। आपको क्या जरूरत पड़ी जो इतना प्रचार किया आपने? बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। इस देश में कांग्रेस के शासन काल में
स्वास्थ्य सुविधाएं की स्थिति इतनी बदतर थी कि कोई भी महामारी का टीका इस देश में 7 वर्ष 6 वर्ष जब पूरी दुनिया में टीकाकरण हो जाता था तो जो बचता था तो बाहर से ला करके और भारत में लोगों को, गरीबों को टीकाकरण किया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारे संसाधन जो दुनिया के बड़े बड़े ऐसे देश जिनके यहाँ मेडिकल सुविधाएं सर्वाधिक अच्छी हुआ करती थी, उनसे भी पहले भारत के गरीबों तक, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो और कोरोना रोकथाम की सुविधाएं हो, वो देने का काम किया। इसलिए उसकी हम प्रचार करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता है, क्योंकि आरोप कांग्रेस पर लगा है, कुछ कहना चाहते हैं आप? उनका साफ कहना है कि आज से पहले इस तरह का जब भी मौका आया आप तो सिर्फ लापरवाह रहे, विदेशी मदद के भरोसे रहे। हमने तो देश में ना सिर्फ इक्विप्ड किया साइंटिस्ट को कि देश में इजाद हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पहली चीज इन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त रही या नहीं रही। आप बता दिए अध्यक्ष, जिसमें पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए कि किस गांव में सीएससी पीएससी हिंदुस्तान के नहीं, आप हमको बता दिए। ये आपने बनाया कि कांग्रेस ने बनाया? 70 साल में गांव गांव स्वास्थ्य सुविधा उत्पन्न कराया। और इधर सुनिए, और आप अपने अभी कुर्ता उठा के आप देखेंगे वही चवंडी का टीका कांग्रेस ने जो लगाया था आप लगा के यहाँ खड़े हैं पूरे हिंदू। ठीक है। अब कोरोना वैक्सीन की बात चली है, आप लोग आपस में मत झगड़िए प्लीज। कोरोना वैक्सीन की बात चली है तो गंभीर आरोप सपा पर भी लगे कि आपने इसका दुष्प्रचार किया, इसे भाजपा की वैक्सीन बोल दिया और आम जनता हिचकिचाती रही लगवाने से। आपको साथ देना चाहिए था इस मोमेंट में सरकार का, लेकिन आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिला दूं कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में सरकार बनी, बीआरडी कॉलेज की घटना याद होगी जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद की थी। उसमें नवजात शिशु तमाम बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते थे कि इस महीने के अंदर बच्चों की अक्सर मृत्यु हो जाया करती थी। ऐसे संवेदनशील चिकित्सा मंत्री भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। आपने कोरोना वैक्सीन की बात की, हम कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो ब्रांडिंग की कंपनी खोल रखी है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप 5 रुपए का नमक भी देंगे, आप 2 किलो गेहूं भी देंगे, तो देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की लगातार तस्वीरें देकर आप ब्रांडिंग करके उनको पेश करेंगे। जिस तरीके लेकिन ये तो हमने हर सरकार में देखा है कि जो जिस भी वस्तु का वितरण किया जाता है हर कोई अपनी पार्टी का सिंबल और तस्वीर उस पर लगाता है। ये तो हमने सभी जगह देखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि होने के कारण मेरी बात पर आपको यकीन ना हो। आपके समाचार पत्र और बहुत ही जिम्मेदार न्यूज चैनलों ने ही दिखाया कि इतनी बड़ी ब्रांडिंग किसी भी और राजनीतिक दल ने नहीं किया है और ना ही अच्छा, तो यह झगड़ा बड़ी और छोटी ब्रांडिंग के लिए है, लेकिन तस्वीरें तो सभी सियासी दलों की, उनके प्रमुख चेहरों की, उनकी योजनाओं पर नजर आती रही है। ये भी एक सच्चाई है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? उधर सवाल हो चुका है। हाँ जी, आप बताइए। मेरा सवाल सपा पार्टी से है। मैं इनको कहना चाहूँ 5 साल पहले इनकी सरकार थी यहाँ पर प्रतापगढ़ में, पूरे जनपद में इनके मतलब पूरे प्रदेश में इनकी सरकार थी। इनका जो काम था, जो प्रशासन का रवैया था, यहाँ पर आए दिन हत्याएं होती थी प्रतापगढ़ में, व्यापारी मारा जाता था, उनसे लूटपाट होती थी। क्या जवाब देंगे इनके? अब स्थिति कैसी है? वो सरकार तो चली गई, अब स्थिति कैसी है? अभी इस सरकार में स्थिति बेहतर है और मैं अखिलेश जी को कहना चाहूंगा, इस चुनाव के बाद आप बाहर कहीं जाकर अपनी मानसिक स्थिति की दवा करवाएं। इस मानसिक स्थिति को यहाँ पर प्रतापगढ़ आए, हमारे राजा भैया को पहचानने से मना किया। उनको कहना चाहूंगा जिसकी मंद बुद्धि हो वो कहीं जाकर अपनी दवा करवाए। ठीक है, अब बैठ जाइए। आप समर्थक है राजा भैया की पार्टी के। एक महिला हमारे साथ है, उनकी भी आवाज सुन लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम यशोदा उपाध्याय है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री हूँ। मैं मैडम बस इतना कहना चाहती हूँ कि कहाँ पड़ी है चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। चलिए, समर्थक है, आप नारे लगा रही हैं, ठीक है। और एक बात मैं और ये कहना चाहती हूँ, जिला अलीगढ़ की निवासी हूँ, मैंने मैनपुरी कन्नौज का सबका चुनाव देख लिया है 20 तारीख को। अपनी सीटें उनको अपने जिले में बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, आप बैठ जाइए। हाँ जी, आगे आइए आप। मैडम, समाजवादी पार्टी बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, 2012 से 2017 के बीच इनकी सरकार थी, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल इनकी ही सरकार में हुआ था। किस तरह की अराजकता?
आप कहीं किसी चौराहे पे खड़े होकर चाय नहीं पी सकते, कोई भरोसा नहीं था कब कौन आके गोली मार देता था। और रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हमारी सरकार ने 2 एम्स देने का काम किया रायबरेली। और ठीक है प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, इस पर भी जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल इधर से ले लेते हैं। हाँ, एक चीज तो दादा ने एक पूछा था कि मैं बिजली के बारे में पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से। दादा से मैं बताना चाहता हूं कि 2012-17 तक 209 बिजली घर बनवाया था समाजवादी पार्टी ने। आप अगर एक भी बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। 17 से 22 तक एक भी सरकार नहीं। और एक चीज वैक्सीन का, जैसे इन्होंने बताया, वैक्सीन में आज तक कभी मुर्दा शमशान जाता है, शमशान से मुर्दे घर आए हैं। इनको ये जानना चाहिए। दूर रहिए आप, हाथ दूर रखिए अपना। सवाल आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ आया है। प्रतापगढ़ के लिए यह भी कहा जाता है कि कोई सीरियस केस हो तो उसको प्रयागराज रेफर करना पड़ता है और स्थिति बिगड़ जाए तो लखनऊ भेजना पड़ता है। 5 साल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या हुआ है प्रयागराज में? प्रतापगढ़ में 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सबसे बड़ा जो काम हुआ है, अभी जनता के बीच से किसी ने बताया आपको कि प्रतापगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसी के साथ साथ 31 मेडिकल कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किया। जनपद के सभी CHC और 100 बेड के जो हॉस्पिटल हैं, सब पर प्रॉपर डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता की सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। और कोरोना जैसी महामारी से प्रतापगढ़ में सबसे कम नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है तो प्रतापगढ़ में हुआ है। ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं। ठीक है, आपका अपना दावा है, लेकिन यहाँ पर बसपा के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार में माननीय कांसीराम आवास बना, इस जिले में नगर में 1500 मकान बनाए गए और इन दोनों पार्टियों की सरकार रही। इन दोनों के अंदर शर्म नहीं रही। उस आवासों को जाके देख ले, इतनी गंदगी उस आवास में है, कैसे बेचारे रह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात, ये कोरोना की बात करते हैं। आज स्कूल में गार्जियन पूरी फीस जमा करता है, किताबें खरीदता है। जब बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है, लॉकडाउन लगता है, स्कूल बंद हो जाता है। देखिए, वो तो विश्वव्यापी समस्या थी, उसको आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। सुविधाएं ना मिली हो तो सवाल पूछिए, सुविधाएं ना मिली हो सवाल पूछिए, लेकिन लॉकडाउन की जहाँ तक बात, कोरोना की बात, तो वो विश्वव्यापी बात हो दीजिए। और आज ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। ये एक घर में 2 बच्चे हैं, एक गरीब माँ बाप 2 मोबाइल देख कैसे पढ़ाएगा? और आधे घंटे में डाटा खत्म हो जाता है। बच्चा टहलता है, माँ पूछती है बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है डाटा खत्म हो गया। जितना बाहर महंगाई का पड़ रहा है गरीबों पे, ये वापस कभी आएगा? जनसत्ता दल इस पर कुछ कहना चाह रहा है। जी, आप पूरी चर्चा सुन रहे थे। या महंगाई पे भी चर्चा हो रही है, या कांशीराम आवास पर भी चर्चा हो रही है, और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी चर्चा हो रही है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो मुद्दे लोग अपना संकल्प पत्र करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो। रोजगार पर बात करना चाहिए, महंगाई पर बात करना चाहिए। आप ये बताइए, आपकी नई पार्टी, आप चुनाव में आए, आप अभी कहाँ खड़े हैं? हम जो है जहाँ भी खड़े हैं, हम कुल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ज्यादातर सीटें जीत रहे हैं। हम एक निष्पक्ष और सतर्क विपक्ष का काम करेंगे। जो काम सरकार अच्छा कर रही है उनकी सराहना करनी चाहिए, जो सरकार काम बुरा कर रही है उसका विरोध करना चाहिए। मतलब जितनी सीटें जीतेंगे भविष्य में सबके लिए संभावना खुली है, हर दल के लिए, ऐसा इशारा करना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, जिससे हमारी विचारधाराएं मिलेंगी, हमारे राष्ट्रीय जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि भाजपा के प्रतिनिधि भी बार 2 बार उन्होंने कोरोना काल का जिक्र कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी प्रयागराज की धरती पे गंगा जी में, वहां से लेके बनारस, बनारस से लेके गाजीपुर, गाजीपुर से लेके बक्सर तक लाशें तैरती रहीं और नदी के किनारे बालू की रेत में लाशों को दफनाया गया। चील कौवे कुत्ते नोचते रहे उन मनुष्यों की लाशों को। आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हैं सपा से रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद जनता के बीच चलेंगे। जनता के सवाल देखिए, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना और कैसे बना ये पूछिए। जिला चिकित्सालय का बोर्ड लगा था, रातों रात वो बोर्ड गायब हो गया। स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय का बोर्ड लग गया, जिला चिकित्सालय गायब हो गया। पूरे कोरोना काल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतृत्वकारी लोग हैं यहाँ पर, वो एक भ्रष्ट सीएमओ का ट्रांसफर कराने के लिए नीचे से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र लिखते रह गए, लेकिन वो भ्रष्टाचार सीएमओ का स्थानांतरण नहीं हुआ। ये बात करते हैं भय भूख और भ्रष्टाचार की, जो भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के शासनकाल के अंदर दो गुना 4 हो गया। तो ये कहने वाले लोग हैं, और हम इस दावे को पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि 2012 से लेकर 17 के भीतर जो भी चिकित्सीय सुविधाएं यहाँ पर मिली थी, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि वो सब कुछ सपा के समय हुआ था। एक महिला है वहाँ पर, महिला की बात सुनिए। आप बैठ जाइए, आप बात रख चुके हैं, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन ये महिला क्या कह रही है? मैं रुचि केसरवानी। विपक्षी पार्टियां सब बातें तो कर रही है, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कर रही है, जिसको हमारी सरकार ने दिया। मैं एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, 2017 के पहले क्या था? भय का माहौल था। आज महिलाएं सुरक्षित है प्रदेश के अंदर, बच्चियां पढ़ रही हैं, अराजकता तो जेल के अंदर बंद हो गए हैं। महिला सुरक्षा पर भी बात होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना है, ये दावा किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न सभी से है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी से है कि आप लोग जो इस चुनाव को स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार पर लड़िए, क्यों हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान पर लड़ रहे हैं? ठीक है। पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री चौन्नी ने जो कहा था कि यूपी बिहारियों को नहीं घुसने देंगे, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। 5 पांडव यहाँ पे पार्टी के हैं, 5, क्या प्रियंका गांधी का विरोध करेंगे ये? ठीक है, देखिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जो हुआ है उसको हम प्रमोट नहीं करते हैं, और इस तरह के शब्दों का उपयोग आप लोग ना करें, ठीक है? ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, कि यूपी बिहार के भैये इन्हें यहाँ से भगाएंगे, खदेड़ेंगे। मतलब जब आपको लेबर की जरूरत हो, जब आपको कामकाज की जरूरत हो, तो आपको सबसे पहले लोग चाहिए, और जब सियासत में रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो तो इन्हें खदेड़ देंगे। पहली चीज, चरणजीत चन्नी साहब ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब, उनका कहने का ये आशय नहीं था। वो भाजपा और कुछ जगहों पे इस बात को प्रचारित किया गया कि वो बिहार और यूपी के लोगों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी जी की भी सफाई आ गई है कि उनका वो कहने का तात्पर्य। ठीक है, आप तो ये कहेंगे कि हम ऐसे नहीं ऐसे कह रहे थे, इस नहीं उस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन भाजपा ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया, इसको यूपी की अस्मिता से जोड़ दिया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने, यहाँ के मेहनतकश नागरिकों ने, चाहे वो जो महानगर हो और चाहे जितनी इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो प्रदेश हो, वहां पर अपने खून पसीने से उस काम को करने का काम किया है, जिसका अपमान प्रियंका गांधी ने किया है। भाजपा इसकी निंदा करती है, घोर निंदा करती है। ठीक है, एक सवाल यहाँ महिलाओं की तरफ से आया था कि हमारे लिए तो सुरक्षित माहौल यूपी में बना है, हम किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हैं। पहले चौराहों पे खड़े होकर किसी से बात करना भी दूभर था कि कब कौन किसी को गोली मार दे, कुछ छीन कर भाग जाए या छेड़खानी कर दे। अब वो सब नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने जो बात कही, तो स्वाभाविक तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बात नहीं करेंगी, वो उनका सवाल था। सवाल आज यही है कि ये आम जनता महसूस कर रही है, और आम जनता ये महसूस करके इस बात को तय कर रही है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 सालों के अंदर, व्यापारी कितना सुरक्षित है इन 5 सालों। नहीं, वहाँ तो जनता के बीच से किसी ने कहा कि पहले तो व्यापारियों का ये हाल था कि कोई कभी भी निपटा दिया करता था, कभी भी गोली मार देता था। 2017 से पहले तो सुरक्षित नहीं था प्रतापगढ़ में, इतनी खबरें आती थी। मैं उसी साथी का जवाब देना चाह रहा हूँ, उस नौजवान साथी का। 2017 से लेकर 22 तक आप जनपद प्रतापगढ़ के क्राइम रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 2012 से 17 से आपको दुगने आपराधिक मुकदमे दर्ज मिलेंगे जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है। मैं नौजवान साथी का भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर विचारणीय है, और विचार यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता त्राई कर रही है। ठीक है, ये जनता तय करेगी। 27 फरवरी को मतदान होना है प्रतापगढ़ में, और 10 तारीख को जनता तय कर देगी किसके दावों में कितना दम है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। महिला सिपाही की हत्या जो है, तहसीलदार यही हमारे यहाँ वर्तमान में था, वो पत्नी जेल चला गया जो है, महिला सिपाही की हत्या कर दिया जो है, यही में तहसीलदार तैनात था। ये उत्तर प्रदेश सरकार शासन है जो बताते हैं लूट, बलात्कार, हत्या नहीं हो रही है, सरकारी अफसर ही हत्या कर दे रहा है, सरकारी कर्मचारियों की। इनके सवाल का जवाब इन्हीं की बातों में है। अगर उसने अपराध किया तो वो जेल गया है। ये योगी का शासन है, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा।
करेगा उस पर कार्रवाई होगी, वो किसी भी पद पे हो, किसी भी पार्टी से हो। कर्मचारी अध्यक्ष हूँ, इस समय सलाहकार, अगर पेंशन की कोई बात करेगा वही देश में राज करेगा। हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया, शिक्षक को भर्ती में घोटाला हो रहा है। हम लोग का पहला मांग है कि पेंशन की अगर मांग नहीं, पेंशन बहाली की बात, भर्तियों की बात, पेंडिंग भर्तियों की बात, पारदर्शी भर्तियों का आप दावा करते हैं और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी वर्ग नाराज है, युवा आपसे नाराज है, पेंडिंग भर्तियां वक्त पर पूरी नहीं कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 लाख सरकारी भर्तियों को समयबद्ध तरीके से और निष्पक्ष और उसमें भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से इसको करने का काम किया है। और रही बात पेंशन की, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग, हमारा मैनिफेस्टो, ये समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी एक मिनट दिखा दीजिए, अलग जाइए, आप अलग जाइए। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो 100% पूरा करने का काम करती है, इसने संकल्प करने का काम किया। ये है ना भाजपा का मैनिफेस्टो लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, उसी को नकल करके और अपना मैनिफेस्टो बनाए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए, जनता से पूछते हैं। इधर सवाल हो चुका है, इधर बात करते हैं। मैं प्रतापगढ़ के यहाँ प्रतापगढ़ का ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जहाँ पर आप जाइए मकड़ी की जाल की तरह तार फैला हुआ है, और ऐसा कोई जिला नहीं होगा उत्तर प्रदेश का जहाँ से घंटा घर से चौक से 12 बजे दिन में ट्रक गुजरती है, ऐसा कोई जिला नहीं होगा। किसका जाल फैला हुआ है? मकड़ी का जाल तार की तरह फैला हुआ है। बिजली का जो तार गया हुआ है, बिजली का जो तार गया हुआ है उसका बोल रहे हैं। और महंगाई के साथ साथ बिजली का बिल आप देखिए कितना बड़ा हुआ है 2017। अरे भाई साहब आराम से, मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा है कि बाबा पगला गए हैं, अखिलेश आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब संभाल के वरना यहाँ डॉक्टर बुलाना पड़ जाएगा। शांत रहिए आप, पानी पीजिए, पानी। हाँ जी, आप बोल चुके हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 की टीम को, जो प्रतापगढ़ इतने पिछड़े जिले में आई हुई है, आप सबका स्वागत करता हूं। सब लोग अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, भाजपा अपनी पार्टी की बात कर रही है, सपा अपनी पार्टी की। मैं एक आम नागरिक, प्रतापगढ़ के नगर के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। हमें मूलभूत आवश्यकताएं की जरूरत है, प्रतापगढ़ नगर को सजाने की जरूरत है। भाजपा सपा से नहीं मतलब है, हमें मूलभूत आज क्या सुविधाएं नहीं? आज गड्ढा मुक्त सड़क की बात होती है, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं। नगर की तरह होना चाहिए। नगर आज गाँव से भी बदतर है प्रतापगढ़। मैं किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं हूँ। ठीक है, आप सवाल पूछिए बेधड़क, जिससे पूछना चाहते हैं। हाँ, बताइए। हमारे प्रतापगढ़ जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, और जो भी सरकार आई है समय समय पर सभी सरकारों ने उत्पीड़न किया है। और राष्ट्रीय परशुराम सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं यह ऐलान करता हूं कि जो भी सरकार ब्राह्मण समाज का हितैषी बनेगा, जो ब्राह्मण समाज की सुनेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ जाए। ठीक है। एक बात मैडम, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो मित्र कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई प्रतापगढ़ में, हर तहसील स्तर पर ट्रामा सेंटर बना है। शिक्षा वो बता चुके हैं भाजपा के नेता, कुछ और नया। जात पात की बात कर रहे हैं, इस देश से जात पात खत्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की हुंकार लगाई जा रही है यहाँ पर। आप बोल चुके हैं, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता उसी को वोट करेगी जिसने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया है, जिसने भगवान रामलला का मंदिर बनवाया, जिसने काशी को दिव्य और भव्य बनाया है। उत्तर प्रदेश जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, यहाँ राम मंदिर का भी जिक्र हो गया, या काशी के कायाकल्प का भी जिक्र हो गया, या मथुरा का भी जिक्र हो गया, और यहाँ गड्ढेदार सड़कों का भी जिक्र हो गया, नौजवानों की नौकरी का भी जिक्र हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? शांत रहिए आप, भाई साहब आप शांत रहिए, पानी पीजिए, पानी। ये कहते हैं कि प्रशासन
प्रशासन क्या करता है, गुंडों को छोड़ के एफआईआर लिख के घर द्वार जो है सब ले लिए, कब्जा कर लिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे घर का कब्जा करके इन पुलिस वालों ने एफआईआर लिख के उसको सीधा एकदम छोड़ दिया सांड की तरह। वो भी फैला हुआ है, कह तो कोई नहीं है, टक्कर में आ रहे अखिलेश भैया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सन 2011 बीए टेट हूँ, तब से हम लोग रोजगार की मांग करते चले आ रहे हैं। हमको लाठियां मिलती हैं हर जगह। अध्यक्ष जी इसका जवाब दें कि आखिर में हम बेरोजगारों का क्या दोष है? ठीक है, 2011 से लाठियां खा रहे हैं ये, तो ये सवाल बसपा पर भी जाएगा, सपा पर भी जाएगा और बीजेपी पर भी जाएगा। तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। बताइए, बेरोजगारों को लाठियां पड़ रही हैं 2011 से। 3 सरकारें आ गई, वो अब भी वहीं खड़े, कह रहे उम्र हो गई अब तो हमारी सरकार में सबसे पहले शिक्षा मित्रों से ट्रेनिंग करवाई गई और उन्हें इस लायक बनाया गया कि वो नौकरी कर लें, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा हमारी सरकार में शिक्षक भर्ती की गई और उसके बाद आज तक ये बेचारे बेरोजगार, आप जानती हैं आने वाले समय में जैसे कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग था, ये जो सामाजिक दूरी है, ये बेरोजगारों की, हम लोग तुम्हारी शादी हो गई, ये बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी। वही तो बेचारे रो रहे, कह रहे इतनी उम्र हो गई, ना नौकरी मिली, और आपने शादी का जिक्र कर दिया। जिसके पास नौकरी नहीं है उसकी शादी कहाँ से होगी? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। हमारी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन करती है, और जो ये ढाक पर नौकरी दी जा रही थी, अब उनको एनजीओ के माध्यम दी जा रही है, वसूली की जा रही है। हमारी पार्टी के अगर गवर्नमेंट में सहभागिता होती है, हम नियमित रूप से सभी को नौकरी देंगे। ठीक है, नौकरियों की बौछार कर देंगे आप बताइए, 2011 का जिक्र हुआ, आपकी सरकार आई 2012 में, तब तक कितनी उम्र हो गई आपकी? और 1 साल उम्र बढ़ गई, अब तो बेचारे और 7 साल ओवर। आपने गौर किया होगा कि हमारे बेरोजगार साथी ने कहा कि लाठियां हमको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि 2011 से लाठियां खा रहा हूँ। 2012 से लेकर 17 तक हमारे नौजवान मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारों का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का हमेशा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया और रोजगार देने का काम किया। और ये अपने घोषणा पत्र में हम इस बात को भी लेकर आए हैं कि आईटी सेक्टर से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये 2022 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। अगर आप रोजगार की बात दिखा देंगे इस पूरे घोषणा पत्र में, तो आप बताइएगा। हम वचनबद्ध हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए उन्होंने ये घोषणा। चलिए, आप दावा कर रहे हैं बहुत नौकरियां बांटी, लेकिन अब भी इतने बेरोजगार सड़कों पर है, तो वो कहां से आए, ये बताइए। ये मैं उन्हीं का एग्जाम्पल उठा लेती हूँ। 2011 से आज 2022 आ गया, वो कह रहा है लाठियां खा रहा हूँ। सरकारें बदल गई लेकिन अभी तक लाठियां खा रहे हैं, एज भी ऊपर हो गई हमारी। देखिए, 2011 से लेकर के और 2017 तक बसपा और समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, उसमें 3 श्रेणी हुआ करती थी। या तो किसी एक जाति विशेष का व्यक्ति हो, या तो बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, उसी का नाम सूची में आता था। 2017 के बाद कंपटीशन से जो पढ़ाई कर रहा है, और अगर आपने जो पढ़ाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां हुई हैं, क्योंकि शो अंतिम पड़ाव में है, जनता कुछ और पूछना चाहती है। जो लोग बात कर चुके हैं वो नहीं, जो पहली बार बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी के राज में विकास नहीं हुआ, लेकिन एक बार भी किसी जिले में आप जाएंगी, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क पर बात नहीं करते हैं, मात्र जातिवाद फैलाते हैं। इनसे पूछिए, ये बोले कि जातिवाद पर छोड़ दो और विकास पर वोट दो, ये हमारा नारा है। ठीक है, आप बोल चुके हैं, हाँ, आप बताइए। 5 वर्षों में 700 दंगे कराने वाली समाजवादी पार्टी आज विकास की बात करती है। विकास यहाँ पे अस्पताल 100 बेड का था, योगी जी ने 300 बेड का मेडिकल कॉलेज पर निर्माण किया है, ब्लड बैंक और डायलिसिस सिस्टम जैसे शिक्षा हो गया। ठीक है, उधर से सवाल लेते हैं एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मेरा सवाल है कि आप जो है महंगाई का मुद्दा लेके आए थे कि हम आएंगे तो सारा सामान सस्ता कर देंगे, सुई से लेके चाहे जो सामान आप पता कर लीजिए, क्या कारण है कि महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? 3 गुना 4 गुना हो जाए। मैं एक बात कहूंगा
कि सबसे बड़ी बात कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है, क्योंकि अखिलेश सरकार। मैडम जी, मोदी जी हमारे कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। अभी हमारे जो ये राशन बंट रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बंटवा रही फ्री में, सबको एक प्रकार से लकवा मार रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहले इनको, जैसे वो अंग्रेज पुरी की फिल्म में एक डायलॉग है, पहले इन सालों को खाने की आदत पड़ने दो। बताइए, लॉकडाउन में राशन नहीं पहुंचता तो उसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही होती। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं, इसका मेडिकल कॉलेज का ये बखान कर रहे हैं, यही ट्रामा सेंटर बना है, आज तक संचालित नहीं हो पाया, समाजवादी पार्टी सरकार मना है। एक मिनट, कुछ और लोग, क्योंकि शो अब अंतिम पड़ाव में जा रहा है। आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। मेरा सवाल मैडम ये है कि प्रतापगढ़ में रोजगार के नाम पर एक फैक्ट्री थी, एटीएल फैक्ट्री, मगर वो बंद हो गई। इनमें से किसी भी नेताओं ने उसको चालू करने के संबंध में कोई बात नहीं की। ठीक है। प्रतापगढ़ में इंडस्ट्री की बात हो रही है, कारोबार की बात हो रही है, इस पर सवाल वाजिब है। यहाँ के नौजवानों का जो रोजगार या कह लीजिए कि उनका जो अवसर है, यहाँ आंवला बेल्ट है। ओडीओपी के तहत आपने कुछ चीजें शुरू तो की हैं, लेकिन वेस्ट यूपी में जो गन्ना समर्थन मूल्य की लड़ाई है, वही आंवला के समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ जारी है। और इंडस्ट्रीज जो बंद हुई है, उनका जो नुकसान हुआ है, तो नौजवानों के अवसर खत्म हुए हैं। देखिए, प्रतापगढ़ से इंडस्ट्री समाप्त किसने किया है, ये यहाँ जनता किसी को बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने यहाँ फैक्ट्री को बेचने का काम किया। आंवले की फैक्ट्री को भी बहुजन समाजवादी पार्टी और सपा के राज में आंवला उद्योग कटा है। इसी पर मैं चाहूंगी एक रिएक्शन आप दो 10 सेकंड में। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता थी उद्योग विहीन जनपद की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह जी भी उसके बाद में आए, राजनाथ सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के अंदर आए। ठीक है, उद्योग शून्य जिले को उद्योग दे दिया होता उन्होंने। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री को, उद्योग को बेचा गया है। मैं उनसे भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि बनाया किसने। कांग्रेस की सरकार 80 के दशक में ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड, जहाँ ट्रैक्टर बनती थी, एक फैक्ट्री थी, इन लोगों ने आके उसको बेचने का। अच्छा, ठीक है, बसपा से पूछ लेते हैं। बताइए, आप पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने जो इतने साल पहले खड़ा किया, आप लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया। मैम, आपको मैं पहले धन्यवाद दूंगा। आपके इस प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि दोनों पार्टियां प्रदेश में अराजक तत्व को बढ़ावा दे रही हैं। और आज मैं चैलेंज करता हूं, आपके इस प्रोग्राम से आज बहुजन समाज पार्टी का वोट ये प्रोग्राम देखकर अपने आप साबित कर देगा 10 मार्च को कि किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में। ठीक है, आप भरोसे है कि बसपा का वोटर साइलेंट है और वो आप ही की तरफ जा रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर नौजवानों के अवसर की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज के बंद होने की बात हो रही है, यहाँ पर बेरोजगारी है। प्रतापगढ़ के लिए किसी भी पार्टी ने, वर्तमान में 5 साल भाजपा सरकार, इसके बाद सपा सरकार थी, अगर चाहती तो उद्योग स्थापित कर सकती थी, लेकिन किसी ने उद्योग स्थापित नहीं किया। केवल जात पात में बड़ा लोगों को लड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी सभी को एक हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलेगी और रोजगार को बढ़ावा देगी। ठीक है, चलिए, सबके दावे आपने सुने। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबके दावे आपने सुने। प्रतापगढ़ को लेकर कितना काम बीते 5 सालों में हुआ है, जनता की चिंताएं क्या है और दावे क्या है सियासी पार्टियों के। 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले चौथे चरण की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो चली है। तमाम सियासी बार पलटवार किए जा रहे हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में अब वो किस करवट बैठेगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन आज प्रतापगढ़ से चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल होगी मुलाकात प्रयागराज में।